हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकंड लेक्चर ऑन ग्रुप थ्योरी। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था बाइनरी ऑपरेशन और कुछ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। हमने एक स्पेशल अलजेब्राइक स्ट्रक्चर पर फोकस करा था, दैट इज़ ग्रुप, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस करे थे। आज के लेक्चर में इसी आइडिया को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम डिस्कस करेंगे सम स्पेशल क्लास ऑफ ग्रुप्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो इंडिविजुअली आज के कॉन्टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट तो होंगे ही, थ्रू आउट ग्रुप थ्योरी को डिस्कस करते समय इन स्पेशल ग्रुप्स का हम यूज़ लेंगे। बिना इन ग्रुप्स के एग्जाम्पल से आप ग्रुप थ्योरी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो उन्हीं एग्जाम्पल्स पर बात करते हैं। उसमें से आज का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वह है आपका ZN। ये इस सेट को लिख रहा हूँ मैं, पहले थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको। 0 1 2 3 अप टू n-1 ये सेट है। इस सेट को देखकर मेरा क्लासरूम का एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ तो इसको इंटीजर का सबसेट बोलते हैं। जैसे n यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं n को 4 रखूँ तो ये क्या हो जाएगा? अगर n है तो 0 से n-1 तक मेंबर्स हैं। अगर n को 4 रखूँगा तो 0 से 3 तक के मेंबर्स होंगे। तो स्टूडेंट्स के माइंड में कई बार एक मिसकंसेप्ट ये रहता है कि इंटीजर का सबसेट है। क्यों? क्योंकि 0 से लेके 3 तक के इंटीजर्स इसके पास हैं, तो सबसेट छोटा सेट है तो इंटीजर का सबसेट होगा। अब ये मिसकंसेप्ट कई अलग अलग तरीक़ों से बैठ सकता है। कई बार स्टूडेंट्स पहले से पढ़ के आते हैं, यूट्यूब से पढ़ के आते हैं, या फिर कई खुद भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके के क्लैरिटी उनकी माइंड में कई बार नहीं आ पाती है। तो इसको डिस्कस करते हैं। ये एक्चुअली में ZN सेट है क्या? पहली बात तो इंटीजर का सबसेट नहीं है, तो फिर ये क्या है उस पर बात करते हैं। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं इसको। एक काफ़ी बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक मैथमेटिकल ऑपरेशन और दूसरा मैथमेटिकल रिलेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक एग्जाम्पल से मैं अपनी बात रखता हूँ। मल्टीप्लिकेशन ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है और एक दूसरा सिंबल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इक्वालिटी। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑपरेशन में और रिलेशन में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? ये एक ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन करता क्या है? किसी भी दो एलिमेंट को ऑपरेट करता है। ये मल्टीप्लिकेशन है तो कोई भी दो मेंबर में ले लूँ, 2 + 3 या फिर कोई भी आर्बिट्री a × b, तो ऑपरेट करके कोई एक नया मेंबर दे देगा, लेट अस अज्यूम c। सो ऑपरेशन का ये काम होता है। ऑन द अदर हैंड इक्वालिटी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है। पहली बात तो इसको क्लियर करिए, ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है। इक्वालिटी को आप ऑपरेट नहीं करते हो, ये क्या है? ये एक रिलेशन है। सो व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन क्या करता है? किसी भी दो एलिमेंट को ये रिलेट करता है। बेसिकली वो कैसे रिलेटेड हैं ये बताता है। फॉर एग्जांपल अगर दो एलिमेंट A एंड B हैं, A एंड B आर 2 एलिमेंट्स, अगर वो दोनों आपस में इस सिंबल से रिलेटेड हैं, इट मीन्स दीज 2 एलिमेंट्स आर इक्वल। दैट इज, ये जो साइन है, ये जो रिलेशन है, ये इक्वालिटी का रिलेशन है। सो इक्वालिटी इज नॉट अ ऑपरेशन, ये एक रिलेशन है। ऑन द अदर हैंड ये मल्टीप्लिकेशन, ये एक ऑपरेशन है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब एक अलग टाइप का ऑपरेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, A mod n। ये भी एक ऑपरेशन है, दो एलिमेंट ऑपरेट होंगे अंडर दिस ऑपरेशन। ये क्या है उसको समझिए। A को आप n से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो इसका आउटपुट होगा। हियर R इज द रिमाइंडर। यहाँ क्या था? A और B को मल्टीप्लाई कर रहे थे, जो आउटपुट आ रहा था वो इस ऑपरेशन का आउटपुट था। जैसे इसको एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से समझिए, 5 mod 2। इसका मतलब 5 को 2 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर इज 1। तो इस ऑपरेशन का आउटपुट ऐसे आता है। ये अल्टीमेटली दो एलिमेंट को कंपोज ऑपरेट ही कर रहा है। ऑन द अदर हैंड इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक रिलेशन
मैं दूसरा, ये तो था इक्वालिटी रिलेशन, एक अगला रिलेशन होता है कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ये इक्वालिटी का जनरलाइजेशन है, ये वाला रिलेशन। ये कैसे, इसको ध्यान से देखिए। इक्वालिटी करता क्या है बेसिकली? इक्वालिटी रिलेशन, कोई भी दो एलिमेंट्स ए इक्वल टू बी, ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है? दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी इक्वल टू 0, यही मतलब है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 इंटू के, वेयर के इज एन इंटीजर। 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा। तो इक्वालिटी मीन्स दिस, ये मतलब है इसका। कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है बेसिकली? कॉन्ग्रुएंस के लिए हम ऐसे लिखते हैं, दो एलिमेंट को रिलेट करेगा आपस में, ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉड्यूलो एन। इसको ऐसे लिखा जाता है, जब भी रिलेशन इक्वालिटी में दो एलिमेंट्स को इक्वेट करना है तो ऐसे दिखाया जाएगा। जब कॉन्ग्रुएंस रिलेशन दो एलिमेंट के बीच चाहिए तो उसको ऐसे लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये काइंड ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ इक्वालिटी है। तो ऐसी नहीं है, इसमें इक्वालिटी के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज हैं। पहली सिमिलैरिटीज देखिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये ठीक ऐसे ही हो रहा है, ए माइनस बी इक्वल टू एन इंटू के, वेयर के इज एन इंटीजर। अगेन इसी टाइप का दिख रहा है ना, ए माइनस बी इक्वल टू 0 इंटू के, ये ओके नहीं है, यहाँ 0 इंटू के है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज ए माइनस एन डिवाइड्स ए माइनस बी। पहली बात तो ये क्लियर हुआ, ये एक कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है, मेरा फोकस इसी रिलेशन पर है। अब जब ये रिलेशन है तो इसकी डेफिनेशन क्या है? बेसिकली यही डेफिनेशन है कॉन्ग्रुएंस की, ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉड्यूलो एन। इसका मतलब होता है एन डिवाइड्स ए माइनस बी। इसी का एक इक्विवेलेंट वर्जन, ये जो डेफिनेशन है ये हम नंबर थ्योरी में ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि नंबर थ्योरी में हमें काफ़ी सारे प्रूफ्स करने पड़ते हैं, वो मैथमेटिकल प्रूफ्स के लिए ये डेफिनेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी का एक रिप्लेसमेंट, इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a माइनस बी, बेसिकली ये जो है a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n। इसका मतलब एक ये भी है, a और b, a को जब n से डिवाइड करेंगे एंड b को भी जब n से डिवाइड करेंगे, दोनों सेम रिमाइंडर देते हैं। तो यह है सेकेंड मीनिंग इसका, a एंड b हैव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय n। ए और बी के सेम रिमाइंडर मिलते हैं जब हम इसको n से डिवाइड करते हैं। बोथ टू आर इक्विवेलेंट। मैं यहाँ पर ये वाला जो थॉट है इसको मैं यूज में ले रहा हूँ, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, आप खुद प्रूव कर सकते हैं। हिंट, बहुत बेसिक डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके आप यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं और यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं। इन शॉर्ट इसका मतलब ये भी है और ये भी है। मैं इस वाले थॉट को यूज में लेता हूँ। अब आगे देखिए, अब एक रिलेशन मेरे पास आया, आर इज अ रिलेशन। ये कैसा रिलेशन है? ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन। अभी मैंने बोला था ना ये एक रिलेशन है। इस रिलेशन की खास बात है, ये रिलेशन क्या है? ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। दिस इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस होते हैं? जो रिफ्लेक्सिव होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं एंड ट्रांजिटिव होते हैं। जो भी रिलेशन है तीन कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करता है तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, आप प्रूफ कर सकते हो। दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ, अब इक्विवेलेंस रिलेशन की खास स्पेशलिटी होती है। क्या होती है? रिलेशन किसी सेट के ऊपर डिफाइंड होता है, तो जब भी वो रिलेशन इक्विवेलेंस होगा तो जिस सेट के ऊपर वो डिफाइंड है उस सेट के वो पीसेस कर देता है, उस सेट के वो डिसजॉइंट पीसेस कर देता है, या फिर देसी स्टाइल में उस सेट के वो टुकड़े टुकड़े कर देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सारे टुकड़े, वो सारे पीसेस में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, वो सारे डिसजॉइंट होते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो
कोई भी सेट अगर S है और उसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइंड है S के ऊपर, और अगर ये रिलेशन R इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो क्या करेगा, ये जो सेट है ना इसके डिसजॉइंट पीसेस कर देगा। तो मैं कुछ पीसेस कर देता हूँ इसके, इस तरीके से ऐसे पीसेस, अलग अलग पीसेस कर देगा। उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ध्यान दे रहे हो, ग्राफिकली दिख भी रहा है, सारे पीसेस इसके डिसजॉइंट हैं। अब खास बात, ये सेट S के ही पीसेस हैं, पूरा का पूरा सेट S है, उसके टुकड़े करे हैं। तो सेट S का कोई मेंबर लेटेस्ट है जो मेरी यहाँ पर है, तो इस पीसेस में कैसे मेंबर होंगे उस पर ध्यान दीजिए। इस पीसेस में A भी है और वो सारे मेंबर जो A से रिलेटेड होंगे। अब ये रिलेटेड कैसे, इस रिलेशन से, जो भी A से रिलेटेड होंगे वो सारे इस पीसेस में है। सिमिलरली कोई दूसरा एलिमेंट S का B, यहाँ पर वो सारे एलिमेंट हैं जो B से रिलेटेड है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। सिमिलरली एंड सो ऑन हम ऐसा कर सकते हैं। मैं इस पीसेस को देखना चाह रहा हूँ अल्टीमेटली ये है क्या। इसमें क्या बोला था मैंने, इसमें कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू A, मतलब S के ही मेंबर होंगे, X बिलोंग्स टू S सच दैट जो A से रिलेटेड हो, उसको ऐसे लिखा जा सकता है। और ये जो कलेक्शन है, ये इस सेट का ये वाला पीस है। इस पीस का काफ़ी फैंसी नेम है, मैथमेटिकल टर्म में इस पीस को हम इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं या फिर रेजिड्यू क्लास बोलते हैं। सो दिस पीस इज नथिंग बट इक्विवेलेंस क्लास और रेजिड्यू क्लास ऑफ A। सिमिलरली यहाँ पर भी कोई एलिमेंट B होगा, उसका भी ऐसे मैं दूसरा पीस बना सकता हूँ, दूसरा रेजिड्यू क्लास बना सकता हूँ। तो ये खास बात होती है किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन में। ये तो था किसी रैंडम आर्बिट्ररी सेट में कोई भी आर्बिट्ररी रिलेशन अगर डिफाइंड हो तो ऐसे रिएक्ट करेगा। मेरा फोकस इस रिलेशन पर था, ये मैं इसी को पकड़ कर बैठा हूँ स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं इसी रिलेशन पर बातचीत करना चाह रहा हूँ। कितना खास रिलेशन है इसको समझिए। अब ये इस रिलेशन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ किसी इंटीजर के ऊपर, ये इंटीजर के ऊपर ही डिफाइंड होता है रिलेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर। तो अब ये क्या करेगा, ये इक्विवेलेंस है तो इंटीजर के टुकड़े करेगा, इंटीजर के डिफरेंट पीसेस करेगा और वो सारे पीसेस डिसजॉइंट होंगे। दिस इज द स्पेशलिटी। तो मैं डिफाइन करता हूँ इसको। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा फिक्स कर देता हूँ, मॉड n है ना, ये इसको कितना लेना चाह रहे हो, n इज एनी नेचुरल नंबर। मैं इसको लेता हूँ A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड 4। थोड़ी देर के लिए मैंने नेचुरल नंबर को पर्टिकुलर 4 कर दिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, इसको मैं समझाने के लिए 4 किया है। तो जैसे ये करा इंटीजर पे, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ये इंटीजर के टुकड़े करेगा, उसके डिस्जॉइंट पीसेस करेगा। लेट अस अज्यूम उसके कुछ इस तरीके से पीसेस हो रहे हैं। पहला मैं फोकस इस पे करना चाह रहा हूँ, इंटीजर है तो इंटीजर के पीसेस ही करने हैं इसने। लेट अस अज्यूम यहाँ पर कोई एलिमेंट 0 है, 0 एक इंटीजर है, तो इंटीजर ये पूरा का पूरा सेट ऑफ इंटीजर है, उसके छोटे से पीसेस, तो कहीं तो 0 आएगा ना, क्योंकि डिस्जॉइंट पीसेस हैं, वो कहीं पर भी ले लो। तो अब ये जो पोर्शन है, मुझे पता है ना ये क्या होता है, इसको हम इक्विवेलेंस क्लास या फिर रेजिड्यू क्लास बोलते हैं। इसको पिक करता हूँ, इसमें कैसे मेंबर दिखेंगे उस पर बात करता हूँ। सिंस 0 है तो 0 का ही मैं इसमें रेजिड्यू क्लास बना देता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा, वो सारे एलिमेंट्स इंटीजर के सच दैट जो 0 से रिलेटेड होंगे, सो x रिलेटेड टू 0, ये इस क्लास में आएंगे। इसमें अब कैसे मेंबर आएंगे, कैसे दिखेंगे वो, उन पर बात करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वो सारे इंटीजर सच दैट x कॉन्ग्रुएंट टू x रिलेटेड टू 0, और रिलेशन ऐसा है तो एक ही जगह रखिए, x कॉन्ग्रुएंस टू b मॉड 4, सिंस मैंने इसको 4 पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, ये आया। अब इसमें कैसे मेंबर आएंगे, वो सारे इंटीजर्स जो इस तरीके से रिलेटेड है। ये कैसे रिलेटेड है, थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। इस जगह मैं रख सकता हूँ आपका a कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 4, ये रिलेशन है, क्योंकि मैंने 0 यहाँ पर फिक्स कर दिया है। अब ऐसे एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब क्या है, मैंने बोला था ना, इसका मतलब है x एंड 0 को जब 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर सेम आएगा, वो सारे एलिमेंट्स इसके पास हैं। तो 0 को जब 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर इज 0, तो इसके पास 0 आ गया। एंड अब वो सारे x
जो 4 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर देंगे वो सारे के सारे इसके अंदर है। वो क्या क्या हो सकते हैं फिर जो 4 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर देंगे? एक 4 खुद है, 8, 12, ये 4 के मल्टीपल होंगे। सिमिलरली नेगेटिव में भी तो होंगे, सो -4, -8 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो 0 की रेजिड्यू क्लास में ये सारे मल्टीपल हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं। कितने हैं? इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं, ध्यान दीजिए। सिमिलरली मैं अगला डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर कोई एलिमेंट होगा, इसमें 4 के मल्टीपल आगे हैं, तो सारे डिसजॉइंट होते हैं। मैं कोई दूसरा एलिमेंट ले लेता हूँ, लेट अस अज्यूम 1 इसके पास है, तो अब 1 की रेजिड्यू क्लास बनेगी इसकी, जिसको हम इक्विवेलेंस क्लास भी बोलते हैं। इसमें क्या होंगे? वो सारे एलिमेंट्स, वो सारे इंटीजर होंगे सच दैट जो क्या होंगे? इस रिलेशन पर सेटिस्फाई करेंगे, 1 mod 4। अब 1 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इज 1, तो इसके पास तो 1 तो है ही। और क्या क्या होंगे? वो सारे इंटीजर जो ऐसे रिलेटेड है, मतलब वो सारे इंटीजर जो 4 से डिवाइड होने पर 1 रिमाइंडर देते हैं। तो क्या होगा? एक 5 भी होगा, 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1, एक 9 होगा एंड सो ऑन, ऐसे चलेंगे। नेगेटिव में भी होंगे। ये चल क्या रहा है ये ध्यान दो, तो इस क्लास पर फोकस करो। इसमें वो सारे मेंबर्स हैं, वो सारे इंटीजर हैं जो 4 से डिवाइड होने पर 0 रिमाइंडर देते हैं, ये हैं। इसमें 4 से डिवाइड होने पर 1 रिमाइंडर देने वाले इंटीजर्स हैं। तो ध्यान दे रहे हो, इनमें सभी में अगर 1 1 ऐड कर दूं तो यहाँ पर तभी तो 1 रिमाइंडर देगा। तो इन पूरे में 1 ऐड कर दो, ये क्लास बन जाएगी। तो ये क्या बन जाएगी आपकी? 1 हो गया, 1 ऐड करने पर -3, -7 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। एंड अगली क्लास 2, नोटिस करोगे इस क्लास में 1, 3, 9 इस तरीके से एलिमेंट्स हैं, कोई भी 2 नहीं है, तो सारे डिसजॉइंट होते हैं। लेट अस अज्यूम 2 यहाँ पर है। अब इस क्लास को पिक करता हूँ, इसमें अब कैसे मेंबर होंगे? जो सारे 2 से रिलेटेड होंगे, उसको देखिए। तो मैं अब डायरेक्ट बना रहा हूँ वो सारे इंटीजर्स जो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं, मतलब वो सारे इंटीजर जो 4 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर देते हैं। तो क्या क्या है? ये 1 रिमाइंडर देने वाली क्लास है, 2 रिमाइंडर देने वाली क्लास, इन्हीं में 1 ऐड कर दो ना, तो कितना हो जाएगा? 2, 6, 10 एंड सो ऑन। और इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका -2, -6, इस तरीके से ये क्लास बन गई। सिमिलरली इसमें कहीं पर भी 3 नहीं दिख रहा है ना, सब 2, 6, 10 इस तरीके से मेंबर हैं। सो लेट अस अज्यूम एक इंटीजर यहाँ पर 3 पड़ा है, क्योंकि सारे डिसजॉइंट होते हैं इसलिए मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। तो इसकी रेजिड्यू क्लास बनाइए। इसमें क्या होंगे? वो सारे इंटीजर्स जो 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर देते हैं। ये 2 रिमाइंडर देने वाला है, 3 रिमाइंडर देने वाले, इसी में एक ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 3, 7, 11 एंड सो ऑन, -1, -5 इस तरीके से ये क्लास बन गई। तो ये मैंने सारे के सारे इक्विवेलेंस क्लासेज और रेजिड्यू क्लास डिफाइन कर दिए हैं। इसका मतलब ये जो पीस है, ये वाला पीस वो ये है, उसमें इतने सारे इनफाइनाइट मेंबर है, क्योंकि इंटीजर के पीस करे थे ना तो सभी में इनफाइनाइट जाएंगे। और 1 वाला ये है, इसमें ये सारे मेंबर्स हैं। 2 वाली क्लास ये है, इसमें ये सारे मेंबर्स हैं। सिमिलरली 3 वाली क्लास में ये सारे मेंबर रखे हैं। अब खास बात देखो, इस इक्विवेलेंस रिलेशन ने क्या करा, ये सारे डिसजॉइंट क्लासेस में कर तो दिया, मतलब इंटीजर्स के डिफरेंट पीसेस कर दे, डिसजॉइंट पीसेस कर दें। खास बात, जब आप इन सब का यूनियन करेंगे ना, पूरा इंटीजर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ इसमें है, कुछ इसमें है, कुछ इसमें और कुछ इसमें है। जब क्लब करोगे पूरा इंटीजर आ जाएगा, कुछ भी उससे मिसिंग नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, ओके। सो ये जो क्लासेज हमने बनाए हैं, रेजिड्यू क्लासेज, इसी पर बात करते हैं। ये बने कैसे, मेरा फोकस इस पर था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब ध्यान दीजिए, फिर अगर ये बन गया है तो इस जितने भी, सॉरी दिस वन इज, ये 1 रेजिड्यू क्लासेस का था, ये जितने भी इक्विवेलेंस क्लासेज बने ना, इनका एक कलेक्शन बनाइए, इनका एक सेट बनाइए। तो वो हो गया 1, 2, 3, 4 एंड, अच्छा अब आप कहोगे कि आपने 4 ही क्लास क्यों बनाई, इसके बाद 5वां क्यों नहीं बनाया? मैंने क्या बोला था, क्लास बन कैसे रहे थे? वो सारे इंटीजर जिनको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आते हो।
4 से डिवाइड करने पर इंटीजर्स को जो रिमाइंडर मिलेंगे वो या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा, इसके अलावा और कुछ मिलेगा ही नहीं, और कुछ मिल ही नहीं सकता है। तो इसीलिए इतने ही क्लास बनेंगे, क्योंकि रिलेशन ही ऐसा डिफाइन किया गया था। तो इसलिए ये इस कलेक्शन को मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है, और इसी कलेक्शन को ये जो बनाया है सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस का जो कलेक्शन है, इसी को बोला जाता है Z4। सो कोई पूछे आपसे व्हाट इज Z4, तो ये Z4 है। अब खास बात इसमें, ये जो इक्विवेलेंस क्लासेज है, ये जो Z4 वाला जो सेट है, ये बेसिकली मॉडुलो n पे जो डिफाइंड है, ये ग्रुप भी फॉर्म करता है। इसकी बहुत खास एप्लीकेशंस हमें मिलती हैं। जब भी चीज़ें साइक्लिक पैटर्न में, साइक्लिक बिहेवियर में होती है, तब हम इस ऑपरेशन का मल्टीपल टाइम यूज लेते हैं। इसके कुछ एप्लीकेशन अगर आप देखो तो जैसे आज सपोज मंडे है, आज से 23 डेज बाद कौन सा डे आएगा, अगर आप 1 ऐसे काउंट करने लगे, ये लेबोरियस हुआ कि नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट की तरह, तो हो गया फिर। क्यों? अभी मैंने 23 पूछा है, मैंने अगर पूछ दिया आज से 1002 दिन बाद कौन सा डे होगा, फिर करो अब ऐसे काउंटिंग। तो उसके लिए इसी मॉडुलो ऑपरेशन का हम यूज करते हैं। क्या करेंगे हम इसमें, डे साइक्लिक पैटर्न होता है, डे में 7 डेज में रिपीट होते हैं। तो मैंने बोला था 23 डेज बाद, सपोज आज मंडे है, तो चीज़ें 7 डेज बाद रिपीट होंगी, तो 23 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। रिमाइंडर कितना आया है? 2 आया है, तो इस मंडे में 2 ऐड कर दीजिए, तो कौन सा आएगा? वेंसडे। तो वेंसडे इज़ द करेक्ट आंसर। आप चेक कर सकते हैं, अगर कई स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जहाँ पर रीजनिंग पूछी जाती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो वहाँ पर हम इस तरीके का काम करते हैं। तो ये ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल ऑपरेशन है। तो इसकी इसी इम्पोर्टेंस की वजह से इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है आपका कोडिंग थ्योरी में, कंप्यूटर साइंस में, क्रिप्टोग्राफी में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो काफ़ी यूजफुल स्ट्रक्चर है ये, तो इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा हमें यूज करना पड़ता है। तो मैथमेटिक्स की स्पेशलिटी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है, उसको कई बार उसकी प्रोग्रामिंग बनानी पड़ती है, तो उतना एक्सपेंडेड वर्जन ना लिख के उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना ज़्यादा कन्वीनियंट माना जाता है। तो इसीलिए मैथमेटिशियन ने ये बोला, ऐसे लिखने के बजाय इसको आप ऐसे लिख दीजिए, तो तब भी अंडरस्टूड है कि रेजिड्यू क्लास की बात हो रही होगी। सिंस बहुत ज़्यादा, ओहो सॉरी, मैंने गलत लिख दिया है, वहाँ पर क्लासेस जो बने थे वो ये बने थे, एक्सट्रीमली सॉरी, करेक्ट करिए इसको। उसमें रेजिड्यू क्लासेज ये बने हुए थे, चेक कर लेना, मैंने इरेज कर दिया है, यही बने होंगे। सो इसको ऐसे लिखा जाता है। सिंस इसके इंपॉर्टेंस की वजह से इसको ये बोला गया कि इसको सिंपली ये भी मत लिखो, आप ऐसे लिख दीजिए Z4। तो ये स्ट्रक्चर है, लेकिन कैसे पता चल रहा है ये है करके, इसकी वजह से ये सिंबल को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिला कि ये सिंबल बनता ही अंडर मॉडुलो n में है। जहाँ पर मॉडुलो n के केस में होगा तभी हम इसको Z4 ऐसे लिखते हैं। तो इस स्ट्रक्चर पर बात करिए। अब ये स्ट्रक्चर है क्या? ये रेजिड्यू क्लास का सबसेट है। ये ऐसा लिखा हुआ मिलता है क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है, इसको इतनी मल्टीपल टाइम यूज करना पड़ता है, तो ये बॉक्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसलिए ऐसे लिख दिया गया। और ये काफ़ी पॉपुलर नोटेशन है Z4 और Zn का। सो बुक्स में कई बार ऐसे दिखता है तो स्टूडेंट को लगता है कि ये तो इंटीजर का सबसेट है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ये इंटीजर का सबसेट नहीं है। इसमें ये मेंबर हैं जहाँ पर 0 का मतलब 0 क्लास। इसको थोड़ा सा और अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, इसकी खास बात क्या है पता है? ये सेट अपने आप में फाइनाइट सेट है, बट इसका हर एक मेंबर अपने आप में एक इनफाइनाइट सेट है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सेट। क्योंकि ये क्या है? ये 0 का रेजिड्यू क्लास, 0 रेजिड्यू क्लास में देखिए कितने सारे मेंबर थे, 0, 4, 8, 12, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। वो एक इनफाइनाइट सेट है। तो हर एक मेंबर अपने आप में एक इनफाइनाइट सेट है, ऑल्दो सेट एज अ सेट Z4 एक फाइनाइट सेट है। सो दिस इज द Z4। तो स्ट्रक्चर हमने डिफाइन कर दिया है Z4 क्या है। सिमिलरली Zn जनरलाइज करें तो Zn क्या हो जाएगा? 0, 1, 2 अप टू n-1, दिस इज द Zn। अब इस सेट बना दिया हमने।
अब हमारा फोकस आज की क्लास में इस सेट को ग्रुप प्रूफ करना, ग्रुप फॉर्म करता है, तो उसी पर बात करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसका आगे हम बहुत यूज करेंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले दिया इसको एक्सप्लेन करने में। अब इसको ग्रुप प्रूफ करना है तो इसको पहले अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, मतलब ये सेट है तो इस पर कोई ऑपरेशन चाहिए। अब ऑपरेशन कौन से डिफाइंड होते हैं वो ध्यान दीजिए, वो न्यू टाइप ऑफ एडिशन एंड न्यू टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं उनको। इसमें एलिमेंट्स तो रेजिडुअल क्लास है ना, ये है। जब दो रेजिडुअल क्लासेस को ऐड करोगे तो कैसे ऐड होंगे, वो इस तरीके से ऐड होंगे, a प्लस बी। सिमिलरली जब दो रेजिडुअल क्लासेस को आप मल्टीप्लाई करोगे a डॉट बी, तो कैसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इस तरीके से। क्लियर है? सिंस हम इन स्ट्रक्चर को ऐसे, अब इस एलिमेंट को ऐसे लिख रहे हैं, इसके एलिमेंट्स को पूरे थ्रू आउट ग्रुप थ्योरी में हम ऐसे ही लिखने की कोशिश करेंगे, तो इन ऑपरेशन को भी, इसका भी मैं एक रिप्लेसमेंट सिंबल दे देता हूँ। इसको कैसे लिखा जाएगा, a प्लस बी। अब यहाँ पर है क्या, ये अंडर मॉडुलो n पे डिफाइंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसको n लिख लीजिए, जिससे पता चले ऑर्डिनरी एडिशन नहीं है। और वैसे भी जब भी ये सेट होगा इस पे ऑर्डिनरी एडिशन डिफाइंड ही नहीं होता, इस पे यही एडिशन डिफाइंड होता है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी मॉड n, तो ये कुछ तो देगा ना, दिस इज द r बेसिकली। इस तरीके से एक रिमाइंडर बनेगा। जब दो एलिमेंट को ऐड करने के बाद उसको फिर n से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो इसका एडिशन है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन a डॉट एन बी इज इक्वल टू r। ये r क्या है, a और b को मल्टीप्लाई करने के बाद n से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आता है, दिस वन इज द r। तो इस तरीके से हम इस पे ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। रेजिडुअल क्लासेस पर ऑपरेशन कैसे काम करते हैं, ये हमने आज की क्लास में इसमें सीखा। इसी को कई ऑथर ऐसे भी लिखते हैं, ये जो सिंबल है या तो ऐसे लिखिए या फिर इसको a प्लस बी मॉड n ऐसे लिख लीजिए, या फिर इसको a डॉट एन बी ये करिए, या फिर इसको ऐसे लिखना है तो a डॉट बी मॉड n ऐसे। तो किसी बुक में ऐसे भी दिख सकता है और शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। क्लियर है? ओके। तो अब ऑपरेशन डिफाइन कर दिया है, दो ऑपरेशन मेरे पास हैं, कैसे रेजिडुअल क्लासेस को ऐड करते हैं, कैसे रेजिडुअल क्लासेस को मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल एक रेजिडुअल क्लास है 2, एक रेजिडुअल क्लास है 3, मैं Z4 पे ले रहा हूँ, तो इन पे एडिशन ऑपरेशन लगाओ तो ये वाला ऑपरेशन, ये कैसे हो जाएगा, ऐड करिए 3 + 2 5, 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर इज 1। क्लियर है? ओके। इस पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाओ तो 3 × 6, 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर इज 2। तो ऐसे ऑपरेशन, ऐसे हम काम करते हैं Z4 पे। अगर Z4 के दो एलिमेंट को ऐड करना हो तो ऐसे ऐड करते हैं, अगर उनका प्रोडक्ट करना हो तो ऐसे प्रोडक्ट करते हैं। तो Z4 पर अब हमने कुछ ऑपरेशंस भी डिफाइन कर दिए हैं, कैसे इस पर काम किया जाता है। अब हम इस Z4 को ग्रुप प्रूफ करते हैं अंडर द ऑपरेशन एडिशन। दिस इज नॉट अ ऑर्डिनरी एडिशन, एक स्पेशल टाइप ऑफ एडिशन है, समटाइम इट इज कॉल्ड मॉडुलो एडिशन। सो Z4 विद रिस्पेक्ट टू ये मॉडुलो एडिशन 4, जो n है उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर ऑपरेशन भी रखा गया है। इन जनरल इस पर बात करें तो ये होता है Zn अंडर मॉडुलो एडिशन n। दिस फॉर्म ग्रुप, ये स्ट्रक्चर एक ग्रुप फॉर्म करता है। अब कैसे ग्रुप फॉर्म करता है इस पर देखिए। इसमें हैं क्या एलिमेंट्स, Z4 में आपके पास एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3, ये एलिमेंट्स Z4 के पास है। फाइनाइट सेट है तो कंपोजिशन टेबल के हेल्प से हम इजीली ग्रुप चेक कर सकते हैं। 0 1 2 3, 0 1 2 3 ऑपरेशन है अंडर मॉडुलो एडिशन 4। अब ध्यान देखना, 0 + 0 0, 0 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर इज 0। 0 + 1, 1 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर इज 1। 0 + 2
इज इक्वल टू 2, 2 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर इज 2। सिमिलरली यहाँ रिमाइंडर आ गया 3। ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ऑपरेशन ही यही है, दो एलिमेंट को ऐड करिए और मॉडुलो n 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वो आउटपुट होता है। ये नॉर्मल एडिशन नहीं है ना। ओके, सो 1 प्लस 0 1, रिमाइंडर इज 1, 1 प्लस 1 2, रिमाइंडर इज 2, 1 प्लस 2 3, रिमाइंडर इज 3, 1 प्लस 3 4, रिमाइंडर इज 0। सिमिलरली यहाँ पर करोगे तो हो जाएगा आपका 2 3 0 1, ये हो जाएगा आपका 3 0 1 2। ये सारे रिमाइंडर लिख दिए मैंने इसके अंदर। ये बन गई है कंपोजिशन टेबल। अब देखो क्या क्लोजर है, कोई भी ये सारे कॉम्बिनेशन लिखे हैं ऑपरेट करने के बाद अंदर, तो सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो सेट की मेंबर हैं। सो क्लियरली दिस इज क्लोज्ड। एसोसिएटिविटी को भी आप आसान टेबल से चेक नहीं कर सकते, उसको आप ऑपरेशन से ही आपको चेक करना पड़ेगा। एसोसिएटिविटी का मतलब ये है ना, a प्लस बी, ब्रैकेट चेंज करना पड़ेगा, प्लस c। इसको देखते हैं ये a प्लस बी प्लस सी का ब्रैकेट के बराबर आता है या नहीं। तो अभी हमने देखा था जब ये एडिशन होता है तो क्लब हो जाते हैं a प्लस बी प्लस सी। तो जब ये एडिशन होगा, ये एक एलिमेंट है, दूसरा है रेजिड्यू क्लासेज, क्लब हो जाते हैं a प्लस बी प्लस सी। अगेन ये फिर से एडिशन है तो ब्रेक भी होगा, क्योंकि ये है ना a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे। अब मैं रिवर्स यूज कर रहा हूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस, इसको मैं यहाँ ब्रैकेट यूज कर देता हूँ b प्लस c। ये देख लो एसोसिएटिव। सो क्लियरली ये जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। सो एसोसिएटिविटी होल्ड इन Z4। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी। इसी की कार्बन कॉपी यहाँ पर दिख रही है, तो इसके सामने वाला एलिमेंट 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। इनवर्स क्या होता है? किसी एलिमेंट A को मैं किससे ऑपरेट करूं कि आइडेंटिटी मिल जाए, दैट इज 0 मिल जाए, तो वो इनवर्स होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इसको आगे ले जाइए, 0 यहाँ पर मिल रहा है, ये एलिमेंट इनवर्स ऑफ 0 इज 0। ये फर्स्ट क्लास में कर रखा है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। 1 को देखिए, इनवर्स ऑफ 1 इज 3, 2 को देखिए, इनवर्स ऑफ 2 इज 2, 3 को देखिए, इनवर्स ऑफ 3 इज 1। क्लियर है? ये सब हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करा है, तो आप देख सकते हैं इसको। सो क्लियरली दिस स्ट्रक्चर, दिस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर फॉर्म्स अ ग्रुप। ये एक ग्रुप फॉर्म करता है। ये खास बात है इसमें। अब ग्रुप है, फाइनाइट है, तो इसकी कार्डिनैलिटी मतलब ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना होता है ध्यान दे रहे हो। अगर 4 है तो 4 एलिमेंट, n है तो n एलिमेंट्स, तो अगर यहाँ पर n है तो ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज n। दिस इज अ फाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप होने की वजह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा आइडिया को एक्सटेंड करते हैं। इसमें हमने देखा था Z4 विथ रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एडिशन ये ग्रुप फॉर्म करता है। मेरा क्वेश्चन है Z4 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4, इसका क्या ख्याल है? क्या ये भी ग्रुप फॉर्म करेगा? क्योंकि दो ऑपरेशन रेजिड्यू क्लासेस में दो ऑपरेशन डिफाइन करे थे ना, हाउ टू ऐड एंड हाउ टू मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में तो देखो फिर क्या है। पहले तो ये सेट बताओ, ये क्या है? Z4 में 4 एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3। अब ये क्या ग्रुप फॉर्म कर रहा है? तो मैं पहले इस कंपोजिशन टेबल से चेक करता हूँ, यहाँ पर वेरीफाई करना बड़ा आसान हो जाता है। 4 0 1 2 3 0 1 2 3 ये है 0 इंटू 0, ये तो पूरी की पूरी रो 0 हो जाएगी। 0 इंटू 1 0 0 0, ये पूरा का पूरा 0 हो गया। 1 इंटू 0
0, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 टू 4, 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर इज 0, 3 टू 6, 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर इज 2, 0 3, 3 टू 6, 4 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर, 3 3 9, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इज 1। ये कंपोजिशन टेबल बनी है। अब ध्यान दीजिए, ये जो भी एलिमेंट्स हैं इस सेट के ही मेंबर हैं। यस, क्लियरली क्लोजर सेटिस्फाई कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिविटी होल्ड करता है। सिमिलर लॉजिक टेबल से नहीं देखते हैं, एसोसिएटिविटी टेबल से चेक करना बहुत ही टीडियस टास्क है। इससे बेटर सजेशन ये है उसको मैनुअली चेक किया करिए। तो जैसे अभी मैंने एडिशन में चेक करा था, सिमिलरली आप मल्टीप्लिकेशन में चेक कर सकते हैं, ये वेरीफाई होगी। नाउ कम्स टू आइडेंटिटी। क्या इसकी कोई कार्बन कॉपी दिख रही है 0 1 2 3? यस, यहाँ दिख रही है ना ये वाली। तो इसके सामने वाला एलिमेंट, दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। व्हाट अबाउट इनवर्स? क्या हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? 0 का इनवर्स बताओ। 0 को किससे ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी आ जाए? 0 वाली रो ये है, इसमें कहीं पर आइडेंटिटी दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है, क्योंकि 0 को किसी में से ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आनी चाहिए थी ना, वो कहीं पर नहीं है। सो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। और भी एलिमेंट्स हैं, 2 का भी नहीं करता है। देखो 2 वाली रो में कहीं आइडेंटिटी दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो ऐसे केसेस में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करने से ये मल्टीप्लिकेशन में एक ग्रुप फॉर्म नहीं करता, नॉट अ ग्रुप। क्लियर है? तो ये Z4 मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है। अब मैं सेट को चेंज कर देता हूं, मैं ले लेता हूं Z2। Z2 क्या होता है? 0 एंड 1 दो ही मेंबर होते हैं। इस पर देखते हैं क्या हो रहा है। 0 1 0 1, 0 इंटू 0, 0 इंटू 1 0। इस पर भी नहीं करेगा, 0 की आइडेंटिटी नहीं मिल रही है। तो मैं इसको एक दूसरा एलिमेंट लेता हूं मैं इसमें, Z2 में से एक ऐसा एलिमेंट लेता हूं, Z3 में से, सॉरी Z3 में ऐसा एलिमेंट लेता हूं। Z3 अल्टीमेटली है 0 1 2, ये 3 मेंबर्स हैं, लेकिन मैं स्टार कर देता हूँ। स्टार करने का मतलब 0 हटा दो, क्योंकि 0 से प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक, क्या ये अब ग्रुप फॉर्म कर रहा है? नहीं, आप चेक कर सकती हो। तो केवल 0 से ही प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी हमने इसमें देखा था 2 का भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, 2 भी एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट था। तो इस सेट में Zn में वो सारे एलिमेंट्स प्रॉब्लम कर जाएंगे जिनके इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम केवल इन्वर्स में आ रही, बाकी जगह नहीं आ रही है। बाकी जगह सारी कंडीशन होल्ड कर रहे हैं। तो नंबर थ्योरी का एक काफ़ी पॉपुलर रिजल्ट है कि Zn में किन किन एलिमेंट्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। उसी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, उस रिजल्ट का मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। लेट x बिलोंग्स टू Zn। सपोज Zn का कोई एक आर्बिट्ररी मेंबर है, इनवर्स ऑफ x एग्जिस्ट। इस x का इनवर्स एग्जिस्ट करता है जो Zn का मेंबर है। कब करता है? इफ एंड ओनली इफ, जब इसका GCD हो x का इस n के साथ ये 1 हो, बेसिकली कोप्राइम हो। तो अगर उस एलिमेंट में ये फीचर होता है तो उसका इन्वर्स हमेशा एग्जिस्ट कर जाता है। ये थ्योरम है नंबर थ्योरी का, प्रूफ पे मैं यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसको। सो Zn में प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही थी? Zn में प्रॉब्लम हो रही थी वो सारे एलिमेंट्स जिनके इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करे, वो ग्रुप फॉर्म करने में अंडर मल्टीप्लिकेशन इसको फेल कर रहा था ना। तो मैं उन एलिमेंट को ही हटा देता हूँ जो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे। कैसे? या फिर मैं केवल उन्हीं एलिमेंट्स को लेता हूं जिनकी इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं यूजिंग दिस रिजल्ट, तो तब वो ग्रुप फॉर्म कर जाएगा। तो देखिए फिर अब कलेक्शन में क्या बना रहा हूं, वो सारे x Zn के सच दैट जो क्या होते हैं, x बिलोंग्स टू Zn। इसको कैसे लिखा जाए? वो सारे एलिमेंट Zn के सच दैट GCD ऑफ x, n इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ?
यही प्रॉपर्टी तो लिखी है। इसका मतलब ये x का इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाता है। इसका मतलब इसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं Zn के जिनके इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। इस स्पेशल सेट का एक काफ़ी फेमस सिंबल है, हम इसको UN बोलते हैं। और ये सेट अब अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n ग्रुप फॉर्म कर जाएगा। तो ये एक अनदर क्लास ऑफ ग्रुप है, तो इस पर भी फोकस करिए, हम इसका बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, इस ग्रुप का भी आगे ग्रुप थ्योरी के कंसेप्ट में, काउंटर सपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें जब भी ज़रूरत पड़ेंगी तो इन स्ट्रक्चर, इन ग्रुप्स का मैं बार बार यूज लूँगा, तो इनको ध्यान में रखिएगा। तो ये भी एक ग्रुप फॉर्म करता है। कैसे ग्रुप फॉर्म करता है? तो UN देखिए, पहले तो UN बनाना सीखिए, कैसे बनेगा। U3 वो सारे मेंबर Zn के जो क्या करते हैं, जिनका n के साथ GCD 1 हुए। तो इसमें मेंबर कहाँ, 0 से लेके मेंबर कहाँ तक आते हैं इसमें? बेसिकली Zn का सबसेट है ना, तो Z3 में मेंबर्स कहाँ कौन से आते हैं? 0, 1, 2 ये मेंबर्स आते हैं। तो इनमें से वो सारे मेंबर पिक होंगे जिनका 3 के साथ GCD 1 हो। 0 का कभी हो सकता नहीं, कभी भी नहीं हो सकता है। तो क्या 1 का होगा और 2 का होगा? तो कौन कौन से मेंबर्स आएंगे U3 में जिनका GCD 3 के साथ 1 हो? तो 1 का GCD 3 के साथ 1 होता है, 2 का भी 3 के साथ 1 होता है। तो ये दो मेंबर इसके पास है, ये क्लियरली ग्रुप फॉर्म कर जाएगा। 1, 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 पर है 1, 2 1 इंटू 1 1 2 2 2 2 जा 4 3 से रिमाइंडर करोगे 1। देखो सारे एलिमेंट्स उसके अंदर हैं, क्लोजर है, एसोसिएटिविटी होल्ड होगी। इसके आइडेंटिकल कॉपी यहाँ दिख रही है, सो दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। इनवर्स 1 वाले में आइडेंटिटी ये है तो इसका इन्वर्स ये है, 2 वाले में आइडेंटिटी ये है, इसका इन्वर्स ये है। ये दोनों आपस में ऑल्दो सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है। सिंस मेरा फोकस उस पर नहीं है, ये ग्रुप फॉर्म करता है, इस पर है, तो ये क्लियरली ग्रुप फॉर्म करेगा। ये स्ट्रक्चर जो है ये हमेशा ऑलवेज फॉर्म्स अ ग्रुप। आप इसको चेक भी कर सकते हो इस तरीके से कंपोजिशन टेबल बना के। अगर आप U5 की बात करें तो क्या आएगा? जिनका GCD 1 हो वो सारे इंटीजर, एक तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। U5 में ये सारे एलिमेंट्स होंगे 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर है? ओके। U6 में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? एक तो 1, जिनका 6 के साथ GCD 1 हो, एक 1 होगा, 2 का भी नहीं होता GCD 1, 3, 4 एंड 5, सॉरी 5, 1 एंड 5, ये दो एलिमेंट्स U6 में आए। क्लियर है? ठीक है, तो U6 कैसे बनेगा? आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब ये भी एक फाइनाइट सेट है, इसकी भी कार्डिनैलिटी Zn में तो क्लियर था, अगर Zn है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स n ही होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ 3 है U3 एलिमेंट्स 2, 5 है एलिमेंट्स 4, तो रैंडमली 6 है एलिमेंट्स 2, तो कोई भी पैटर्न आपको नज़र नहीं आएगा। इसकी अब इसका ऑर्डर क्या हो फिर, क्योंकि ये भी खास फाइनाइट ग्रुप है ना, तो हमारा फोकस फाइनाइट ग्रुप में ऑर्डर पर भी होता है, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे की क्लासेज में हम सब ग्रुप में उसको सीखेंगे। तो जो ऑर्डर होता है इसका, ऑर्डर ऑफ UN, ये अल्टीमेटली क्या होता है उस पर बात करते हैं। पहली बात तो एक काफ़ी फेमस फंक्शन ऑयलर फाई फंक्शन U, ये फाई n होता है। ये भी नंबर थ्योरी में हम इस फंक्शन को पढ़ते हैं। मैं यहाँ फाई n फंक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 1 घंटा तो इसी को पढ़ाने में चाहिए। फाई n फंक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n दैट आर को प्राइम टू n। n से छोटे पॉजिटिव इंटीजर जो n के साथ को प्राइम हो, मतलब जिनका GCD 1 हो, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाई n बोलते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, तो UN में कैसे मेंबर हैं? UN में Zn के वो सारे मेंबर हैं जिनका GCD n के साथ 1 है, मतलब ठीक ऐसी इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने ही हैं जितना फाई n बनता है।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो रेजिडुअल क्लासेज होता है, इसकी कार्डिनलिटी की बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन UN सेम एज फाई n, जितना फाई n है, तो यही फाई n इस UN की क्या हो जाती है, कार्डिनलिटी ऑर्डर हो जाता है। सो फाई n नंबर थ्योरी में पढ़ते हैं, आई होप आपको ये आता होगा फाई n कैसे निकालते हैं, तो हम UN की कार्डिनलिटी बता सकते हैं। जिसको अगर नहीं आता फाई n क्या है, कैसे ही निकालते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो, आधे घंटे का एक वीडियो बना दूंगा, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको आता है। सो UN की कार्डिनलिटी भी हमने इस तरीके से बता दी है। तो ये भी एक ग्रुप है, तो आप चेक कर सकते हैं आसानी से, इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, इसका भी हम आगे यूज लेंगे। एक लास्ट ग्रुप देखते हैं, स्पेशल क्लास ऑफ ग्रुप पर फोकस करते हैं, Q8 क्वाटर्नियन ग्रुप बोलते हैं इसको, क्वाटर्नियन ग्रुप। ये इंस्पायर्ड है क्वाटर्नियन नंबर्स से। क्वाटर्नियन नंबर्स क्या होते हैं, क्वाटर्नियन नंबर इस फॉर्म के होते हैं, देखो Q = A + BI + CJ + DK। इस फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं इनको हम क्वाटर्नियन नंबर्स बोलते हैं, जहाँ पर ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सटेंशन है, जहाँ पर A B C D सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, और ये जो I J K होते हैं, ये इनको हम इमेजिनरी यूनिट बोलते हैं, इमेजिनरी यूनिट्स। तो इसको हम क्वाटर्नियन नंबर बोलते हैं। रियल कॉम्प्लेक्स नंबर की स्पेशलिटी वो 2D ऑब्जेक्ट्स में रोटेशन का काम करता है, कैसे उनको रोटेट किया जाए, लेकिन 3D ऑब्जेक्ट्स में वो फेल हो जाते हैं। तो यही स्पेशलिटी इस नंबर की, 3D ऑब्जेक्ट्स में रोटेशन लाता है। तो जितने भी गेम्स होते हैं 3D गेम्स, इस नंबर का बड़ा ज़बरदस्त रोल होता है, इसके फीचर्स, इसकी प्रॉपर्टीज, तभी तो 3D ऑब्जेक्ट्स रोटेट कर पाते हैं। क्लियर है? ओके। तो ये सारा इस तरीके का कलेक्शन क्वाटर्नियन कहलाता है। मैं इसका एक सबसेट ले रहा हूँ, उसी को Q8 बोला गया। उस सबसेट में क्या क्या है ध्यान दीजिए, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, J - J, K - K। ये जो कलेक्शन है ये Q8 है, और Q8 दिस इज द सबसेट ऑफ क्वाटर्नियन ग्रुप। Q8 जो है ये किसका सबसेट होता है, बेसिकली ये क्वाटर्नियन नंबर का सबसेट होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल क्वाटर्नियन नंबर्स जो भी होते हैं उनका सबसेट Q8, क्योंकि इसमें कुछ ही एलिमेंट्स हैं, ये सारे क्वाटर्नियन हैं। 1 बनाना है, ये सारे रियल नंबर है, इमेजिनरी है, यहाँ पर 1 रखिए, बाकी B C D रियल चॉइसेस हैं, सबको 0 रख दीजिए, ये एलिमेंट आ गया। -1 चाहिए, A को -1 रखिए, बाकी सबको 0 रख दीजिए, ये एलिमेंट आ गया। आयोटा चाहिए, B को 1 रखिए, बाकी सबको 0 रखिए, एंड सो ऑन। सिमिलरली ये पूरा का पूरा जो सबसेट है ये क्वाटर्नियन नंबर्स का सबसेट है। क्वाटर्नियन नंबर्स के साथ अलजेब्रा कैसे होती है, कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, शॉर्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की तरह क्वाटर्नियन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया जाता है। वो क्या होता है, वो होता है आपका I × I = J × J = K × K = IJK = -1। दूसरा साइक्लिक ऑर्डर IJ = K, JK = I, KI = J, एंड इनकी पोजीशन चेंज करोगे ना नेगेटिव, J × I = K, K × J = -I × K = -A। ये इनके साथ ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिफाइन किया जाता है, शॉर्ट ऑफ आपका क्रॉस प्रोडक्ट की तरह ही बिहेव करते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो ये था आपका क्वाटर्नियन का जो स्ट्रक्चर है, उस पर कैसे चीज़ें डिफाइंड हो रही हैं ये हमने देखा था। अब इस Q8 को इन ऑपरेशंस के साथ अगर मैं लिखूं तो ये जो है ये एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बन जाएगा,
क्योंकि अब इसके एलिमेंट्स कैसे ऑपरेट होंगे वो भी आपको बता दिया गया है। और ख़ास बात, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर एक ग्रुप फॉर्म करता है। इस ग्रुप को हम क्वाड्रेनियन ग्रुप बोलते हैं। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप। दिस इज़ अ क्लियरली नॉन अबेलियन ग्रुप। अभी अबेलियन मैंने स्टार्ट नहीं करा, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ उसका, तो इस पे बात करते हैं। इसको आप आसानी से चेक कर सकते हो। मैं इसकी टेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। कैसे करोगे ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा j माइनस जे k माइनस के। सिमिलरली 1 - 1 यहाँ पर भी यही रखोगे। अब इनको ऑपरेट करो 1 × 1, 1 होता है, 1 × -1 1 × समथिंग, ये सब यही आ जाएगा। -1 से करोगे चेंज हो जाएगा, जैसे आयोटा से करोगे। अब देखो आयोटा से आयोटा को करो या माइनस आयोटा को करो, ये ऑपरेशन है यहाँ डिफाइंड है, ये यूज में आएंगे। तो जब भी करोगे इनका यूज लेते हुए यहाँ जो टेबल बनेगी ये एक ग्रुप फॉर्म कर जाएगा। वेरीफाई कर सकते हो, मैं फर्स्ट क्लास से इस ऐसे टेबल की हेल्प से इसको डिस्कस करते हुए आ रहा हूँ, तो आप आसानी से इसको चेक कर सकते हो। तो ये डिस्कशन था आज की क्लास का, जहाँ हमने 3 इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ग्रुप्स को डिस्कस करा है, Zn, Un एंड Q8। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थ्रू आउट हम मॉडर्न अलजेब्रा को जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे इनका यूज हम लेते रहेंगे। तो इसको माइंड में क्लैरिटी, पिक्चर बिठा लीजिए इनकी, ये कैसे स्ट्रक्चर है। आगे इसी आइडिया को और आगे बढ़ाएंगे। एक स्पेशल क्लास ऑफ ग्रुप्स को हम और डिस्कस करेंगे, दैट इज ग्रुप ऑफ सिमेट्री। उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपनों का। थैंक यू सो मच।